पार्षद का विभिन्न खंडों का विवेचन करते हुए हमने पिछली क्लास में दायित्व वाक्य का विवेचन किया था। आज अपन विचार करेंगे कैपिटल क्लोज के बारे में। पूंजी वाक्य या पूंजी खंड के लीजिएगा। एक्चुअल के अंदर कंपनी की जो भी पूंजी है वो एक निश्चित राशि के अंशों में विभाजित करके और वो इस खंड के अंदर दी हुई होती है, क्योंकि पूरी जो पूंजी है वो छोटे छोटे अंश हिस्सों के अंदर बटी हुई होती है, जिनको अंशों के रूप में व्यक्त किया जाता है। अंश वस्तुतः धारकों का कंपनी के प्रति जो हित है, जो अधिकार है, जो दायित्व है, उसका प्रतीक होता है। किसी भी धारक का किसी कंपनी के अंदर कितना अधिकार है, कितनी पूंजी उनके द्वारा लगाई गई है, ये इस बात का प्रतीक होती है। और जिस कंपनी के अंदर अंश पूंजी नहीं है उनके लिए कैपिटल क्लॉज का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो इस क्लोज के अंदर जितनी भी अधिकृत पूंजी है, उस अधिकृत पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों के अंदर विभक्त किया जाता है। ये इस बात का उल्लेख इस क्लोज के अंदर किया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि अंश पूंजी वाक्य में जो है परिवर्तन किस प्रकार से करें। तो बहुत स्पष्ट बात है कि पूंजी में परिवर्तन के दो तरीके हैं। दो स्थितियां बनेगी पूंजी में परिवर्तन की। एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें एक्चुअल के अंदर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पूंजी के अंदर बिना कमी किए पूंजी के अंदर अभिवृद्धि करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी का हित प्रभावित नहीं होगा। लेकिन यदि पूंजी के अंदर कमी की जाए तो बहुत सारे संस्था से जुड़ाव रखने वाले व्यक्तियों का हित जो है वो प्रभावित हो सकता है। तो यदि आपने ऐसा कोई परिवर्तन किया है जिसमें कंपनी की पूंजी में कमी नहीं की है, तब स्थितियाँ अलग होगी, तब परिवर्तन की प्रक्रिया अलग होगी। और निम्नांकित दशाएं ऐसी है जिसमें पूंजी के अंदर बिना कमी किए कैपिटल क्लोज के अंदर परिवर्तन किया जाएगा। जैसे अधिकृत पूंजी में जितना उचित समझे उतनी वृद्धि करके कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, किसी का कोई हित प्रभावित नहीं होगा। दूसरा है अपनी विद्यमान संपूर्ण अंश पूंजी या किसी भाग का विद्यमान राशि जो नॉमिनल वैल्यू अंकित मूल्य है, उससे अधिक राशि के अंशों में समेकन तथा विभाजन करके, इससे भी किसी तरह से कोई अंश पूंजी के अंदर कमी नहीं होगी। आप जिस अंकित मूल्य के अंश हैं आपको छोटे टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं या उनको कंसोलिडेट करके और बड़ी अमाउंट के अंदर भी व्यक्त किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, अंशों को स्टॉक में या स्टॉक अंशों में परिवर्तन करके भी परिवर्तन किया जा सकता है, उससे भी पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चौथा पॉइंट है उन अंशों को निरस्त करके जिन्हें किसी व्यक्ति ने लिया नहीं है या लेने का ठहराव नहीं किया है। ध्यान देंगे इस बात पे। ऐसी पूंजी, ये वो पूंजी है जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति लेने के लिए तैयार नहीं था। अगर ऐसी पूंजी को निरस्त किया जाता है तो ये रिडक्शन ऑफ द कैपिटल नहीं होगा, पूंजी में कमी नहीं होगी, बल्कि इट इज़ नाउन एज ए
डिमिन्यूशन ऑफ द कैपिटल, ये एक तरह से पूंजी का क्षय है, इस कैटेगरी के अंदर इसको समावेशित नहीं किया जाएगा। मीनिंग देयरबाय देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द डिमिन्यूशन ऑफ द कैपिटल एंड द रिडक्शन ऑफ कैपिटल। तो ये जो मैंने बातें बताई है, इन परिस्थितियों के अंदर आपके पूंजी में कमी नहीं होगी, और जब कमी नहीं होगी तब परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो सहज और सरल होगी, क्योंकि किसी का हित प्रभावित नहीं हो रहा है। तो ऐसे परिवर्तन के लिए कंपनी के अंतर्नियम के अंदर परिवर्तन का प्रावधान होना चाहिए, और उसके पश्चात अल्ट्रेशन ऑफ द कैपिटल विदाउट रिडक्शन ऑफ द कैपिटल, वो जो प्रस्ताव जो है अंतर्नियम जो प्रावधान होगा, तो कंपनी की साधारण सभा में साधारण प्रस्ताव पारित करके और अगले 30 दिनों में रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना होगा। रजिस्ट्रार उस सूचना का पंजीयन कर लेगा, और इसी के साथ में ही कैपिटल क्लोज के अंदर बिना पूंजी में कमी के परिवर्तन कर दिया जाएगा। सेक्शन 64, अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल। पूंजी वाक्य में परिवर्तन की स्थिति तब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब पूंजी के अंदर कमी हो रही हो, जब रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल हो रहा हो। ऐसी स्थिति के अंदर जो प्रक्रिया होगी उसको विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंश पूंजी से आपका क्या अभिप्राय है, और अंश पूंजी में कमी से संबंधित प्रावधानों का विवेचन कीजिए, या कैपिटल क्लोज में परिवर्तन से संबंधित प्रावधानों का विवेचन कीजिए। तब ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो अंश पूंजी में कमी निम्नलिखित 3 तरीके से की जा सकती है। ध्यान देंगे एक एक पॉइंट पे। अदत्त पूंजी के संबंध में अंशों पर दायित्व को समाप्त या कम करके। सपोज करो एक अंश 10 रुपये का है और 8 रुपये पेडअप हो गए, 2 रुपये भी अनपेड है, तो वो 2 रुपये समाप्त करके पूंजी को रिड्यूस किया जा सकता है, पूंजी में कमी की जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि 1 रुपये मांग ले और 1 रुपये जो है समाप्त कर दे, 1 रुपये का दायित्व समाप्त कर दे। दूसरा महत्वपूर्ण है नष्ट हो चुकी प्रदत्त पूंजी को निरस्त या अपलिखित करके, कैंसिलेशन। इस प्रकार से पूंजी में कमी करते समय अंशों पर दायित्व को समाप्त किया भी जा सकता है और नहीं भी। इसको इस तरीके से समझना कि एक 10 रुपये का शेयर है और पूर्ण प्रदत्त अंश है, लेकिन कंपनी के अंदर भारी लॉसेज होने की वजह से अब 70% जो पूंजी है वो लगभग नष्ट हो चुकी। उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए कंपनी के पास में कोई भी जो है संपत्ति नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कंपनी अगर चाहे तो 70% को कैंसिल करके और केवल 30% यानी 10 रुपये के शेयर को 3 रुपये में उसका नॉमिनल वैल्यू रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में उनके 7 रुपये का दायित्व भी समाप्त हो जाएगा और ये 3 रुपये उसके अंशों के माने जाएंगे। ऐसा भी संभव है कि 3 रुपये का शेयर बना करके बाकी का जो 7 रुपये है उस दायित्व को बनाया जा सकता है। तब आप देखेंगे कि जो पेडअप कैपिटल है उसके अंदर तो ज़रूर परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन सब्सक्राइब्ड और इशूड कैपिटल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसकी वैल्यू 10 के 10 रुपये रखी जाएगी, जिसमें 3 रुपये पेड हो गए, 7 रुपये अब आगे भुगतान करना है। इसी तरह से आवश्यकता से अधिक पूंजी का भुगतान। कभी कभार ऐसा लगता है कि भाई पूंजी की कंपनी को आवश्यकता ही नहीं है, या कंपनी के पास इतने ज़्यादा लाभ एक्यूमुलेटेड हो गए, इतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो गया कि उतनी पूंजी की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो धारकों को पेइंग और भुगतान करके भी पूंजी में कमी की जा सकती है। उदाहरणार्थ यदि 10 रुपये का अगर नॉमिनल वैल्यू का अगर शेयर है और 5 रुपये वापस पेड कर दिए, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी जो है पूंजी में कमी की जा सकती है। इसमें भी दोनों व्यवस्था है। यदि 5 रुपये का अगर शेयर कर दिया तब किसी तरह से कोई दायित्व नहीं होगा, 5 रुपये का पेमेंट वापस हो जाएगा। लेकिन यदि नॉमिनल वैल्यू अगर 10 रुपये रखी है तब 5 रुपये जो रिटर्न किए हैं वो वापस उन धारकों को भुगतान करना पड़ेगा। तो पेडअप
कैपिटल जो है वो 5 रुपये के हिसाब से होगी और अनपेड जो है वो 5 रुपये का दायित्व यथावत बना रहेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट वुड बी द प्रोसीडिंग ऑफ द रिडक्शन ऑफ कैपिटल? पूंजी में कमी की प्रक्रिया क्या होगी? सेक्शन 66 के अंदर इसका खुलासा किया गया है। बहुत साइंटिफिक विवेचना है। पहला, नीडलेस टू से साधारण सभा में स्पेशल रिजोल्यूशन विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा। विशेष प्रस्ताव पारित होने के पश्चात राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को, ट्रिब्यूनल्स को जो है वो अनुमोदन हेतु वो प्रस्ताव और उसकी मिनट्स ये प्रस्तुत करनी होगी। अधिकरण द्वारा देयताओं को सुनिश्चित करना, अधिकरण ऐसे ही अप्रूव नहीं करेगा। यदि मान लीजिए इवन कोई पब्लिक डिपॉजिट है उसका भी अगर भुगतान बकाया है तो ऐसी स्थिति के अंदर भी अधिकरण जो है अप्रूव नहीं करेगी। अधिकरण द्वारा सूचित करना, क्योंकि कई पक्षकार जो है वो कंपनी के साथ में जुड़े हुए होते हैं, तो जिन जिन का हित प्रभावित हो सकता है उनको राष्ट्रीय न्यायाधिकरण स्वयं जो है वो उनको इन्फॉर्म करेगी। अब किन किन को इन्फॉर्म करना है? केंद्रीय सरकार को, रजिस्ट्रार को, सेबी को इफ द शेयर्स आर लिस्टेड, और लेनदारों को। इनको इन्फॉर्मेशन जो है अधिकरण के द्वारा की जाएगी। अधिकरण द्वारा प्राप्त आपत्तियों पर विचार करना, जब इन लोगों को सूचना दी गई है तो अगले 3 महीने तक जो है संबंधित पक्षकार अधिकरण को अपनी परिवेदना जो है वो व्यक्त कर सकते हैं। यदि 3 महीने तक उनके जुई नहीं रेंगती है या किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया जाता है तो ऐसा मान करके चला जाएगा कि किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। छठा पॉइंट है अनुमोदन की शर्तें। अप्रूवल न्यायाधिकरण कब करेगी? जब ये बातें सुनिश्चित हो जाए, क्या सभी लेनदारों को भुगतान या सुरक्षित कर दिया गया है, या तो भुगतान कर दिया या उनके भुगतान को सिक्योर कर दिया। दूसरा, प्रत्येक लेनदार से कमी की सहमति प्राप्त कर ली गई है। दे ऑल हैव बीन एग्रीड ऑवर द रिडक्शन ऑफ कैपिटल। ये अगर बातें सुनिश्चित अगर हो जाए तो उस स्थिति के अंदर अधिकरण जो है वो अप्रूवल का आदेश दे सकता है। आदेश देते ही जिस रूप में अधिकरण चाहेगा उस रूप में रिडक्शन ऑफ द कैपिटल होगी। आदेश का जो है पब्लिकेशन, पब्लिक नोटिस दिया जाएगा। आदेश एवं कार्य वृत्तांत की प्रति रजिस्ट्रार को, फिर कंपनी जो है वो अप्रूव्ड स्पेशल रिजोल्यूशन और मिनट्स की प्रति जो है वो रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेंगे और रजिस्ट्रार सेक्शन 66 सब सेक्शन 5 के अनुसार जो है उन प्रपत्रों का पंजीयन करेगा और पूंजी में कमी का जो है वो प्रपत्र जारी करेगा। ये इस तरीके से जो है ये पूंजी में कमी की प्रक्रिया है। और नेक्स्ट जो खंड है वो है अभिदाता खंड या संघ वाक्य, इसको बोलते हैं सब्सक्राइबर क्लाज या एसोसिएशन क्लाज। इसमें यदि 1% कंपनी है तो एक व्यक्ति, यदि निजी कंपनी है तो कम से कम 2 व्यक्ति, और यदि सार्वजनिक कंपनी है तो कम से कम 7 सदस्य ये घोषणा करते हैं कि हम सीमानियम में लिखे गए उद्देश्य के लिए कंपनी का निर्माण करने के इच्छुक हैं तथा अपने नाम के आगे लिखे गए कंपनी का अंश लेने को तैयार हैं। तो प्रत्येक अभिदाता को संपूर्ण जानकारी, अपने व्यक्तिगत जानकारी, एड्रेस, नाम, पता इत्यादि सारी जानकारी देनी पड़ेगी और साथ ही वो जानकारी जो है वो किसी साक्षी के द्वारा भी प्रमाणित करवानी होगी। ये संघ और हस्ताक्षर वाक्य का विवेचन है। और अंतिम जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर ये और क्लास जुड़ा है वो है नामांकन खंड, जिसको कहते हैं नॉमिनेशन क्लाज। ये क्लॉज केवल ओपीसी 1% कंपनी के लिए लागू होगा। सेक्शन 1 सब सेक्शन 8 के अनुसार इसमें केवल एक व्यक्ति कंपनी के सीमानियम में ये लिखा हुआ होगा कि उस व्यक्ति का नाम जो अभिदाता की मृत्यु या अनुबंध के अयोग्य होने पर कंपनी का सदस्य बनेगा। ऐसे सदस्य की लिखित सहमति भी लेनी होगी। तो इसलिए ये इस नॉमिनेशन क्लाज के अंदर जो है ये जो क्लाज है इट इज़ ओनली अप्लाई फॉर 1% कंपनी।
जिसमें उस व्यक्ति का नाम देना होगा जो 1% की मृत्यु या उसके अनुबंध के अयोग्य होने पर उसके उत्तराधिकारी के रूप में जो है वो नामांकित किया जाएगा। और इस तरीके से 1% कंपनी का भी जो है वो अविच्छिन्न उत्तराधिकार परपेचुअल सक्सेशन चलता रहेगा। दैट्स ऑल।